हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 बायोलॉजी का 9th चैप्टर खाद्य उत्पादन में वृद्धि की कार्यनीति यानी कि स्ट्रेटजीज फॉर एनहेंसमेंट ऑफ फूड प्रोडक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस वीडियो में हम पशुपालन, पशुधन, फार्म और फार्म मैनेजमेंट यानी कि फार्म तथा फार्म प्रबंधन और डेयरी फार्म प्रबंधन तथा कुक्कुट यानी कि पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहले इसका हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि जो विश्व की जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और इस बढ़ती हुई जनसंख्या के भोज्य पदार्थों की उपलब्धता को पूरी करने के लिए कुछ नई टेक्निक्स की आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि पुरानी टेक्निक्स में उत्पादन इतना अधिक नहीं होता है। लगातार बढ़ती जनसंख्या से जो खाद्य पदार्थ है उनकी कमी होने लगती है और इस कमी को पूरा करने के लिए नई टेक्निक्स का यूज़ किया जाता है। तो विश्व की जनसंख्या तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जिससे भोजन की कमी होती जा रही है और इसकी कमी को पूरा करने के लिए प्लांट से प्राप्त भोजन पदार्थ या खाद्य पदार्थ और प्लांट से प्राप्त खाद्य पदार्थों के उत्पादन में बढ़ोतरी करके ही इस समस्या का समाधान किया जा सकता है। तो इसीलिए पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री और पादप प्रजनन यानी कि प्लांट ब्रीडिंग से भोज्य पदार्थों का उत्पादन बढ़ाया जा सकता है, जिससे सभी को भोज्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ प्राप्त कराए जा सकें। भविष्य में कुछ नई तकनीक जैसे भ्रूण स्थानांतरण प्रौद्योगिकी यानी कि एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी और ऊतक संवर्धन यानी कि टिश्यू कल्चर खाद्य उत्पादन में अतिरिक्त वृद्धि करेंगे और इनका यूज़ फ्यूचर में ज़्यादा होगा। अभी ये इनिशियल स्टेजेस पर होते हैं। तो सबसे पहले अब हमें एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले पशुपालन है क्या कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जो मनुष्य के लाभ के लिए, तो सबसे पहली बात कृषि विज्ञान की शाखा है जो मनुष्य के लाभ प्राप्ति हेतु यानी कि मनुष्य के लाभ के लिए पशुधन की देखभाल और प्रबंधन किया था। यानी कि जिस शाखा में कृषि विज्ञान की वह शाखा, तीन बातें समझ में आई इसमें कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें मनुष्य के लाभ हेतु पशुधन की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। तो उसमें हमें तीन बातें याद रखनी है कि कृषि विज्ञान की शाखा है, मनुष्य के लाभ प्राप्ति के लिए यूज होने वाली शाखा है, जिसमें पशुधन की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। क्या कहलाती है? एनिमल हस्बेंड्री। तो एनिमल हस्बेंड्री इज अ ब्रांच जिसमें मनुष्य के लाभ प्राप्ति हेतु पशुधन की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। तीन बातों में तोड़कर हम इस डेफिनेशन को याद रखेंगे कि कृषि विज्ञान की शाखा है, दूसरा जिसमें मनुष्य के लाभ प्राप्त हेतु पशुधन की देखभाल और प्रबंधन किया जाता है। क्या कहलाती है? पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री कहलाता। इस शाखा में करते क्या है कि जंतु आनुवंशिकी और जंतु व्यवहार के उन गुणों का उन्नयन किया जाता है, अपग्रेडेशन किया जाता है जो मनुष्य के लिए लाभकारी है। जो मनुष्य के लिए लाभकारी है, मनुष्य के लिए जो मनुष्य के लाभ प्राप्ति के लिए मनुष्य को जो फायदा करेंगे, उन गुणों का अपग्रेडेशन किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, उनको अच्छा किया जाता है। तो इसे भी हम कैसे समझेंगे कि इस शाखा की वजह से जंतु आनुवंशिकी यानी कि एनिमल जेनेटिक्स की सहायता से, हेरिडिटी की सहायता से और जंतु व्यवहार के उन गुणों को यानी कि उसकी आनुवंशिकी को यानी कि उसके जेनेटिक मटेरियल को, जीनोटाइप को और उसके व्यवहार को अपग्रेड किया जाएगा, उन्नयन किया जाएगा और उन गुणों का उन्नयन किया जाएगा जो मनुष्य के लिए लाभकारी है। यानी कि इस शाखा में मनुष्य के लिए लाभकारी जंतु के आनुवांशिक गुण और जंतु के व्यवहारिक गुणों का
उन्नयन यानी कि अपग्रेडेशन किया जाता है। अब दूसरे शब्दों में इसकी जो डेफिनेशन है, अब हमने पढ़ा क्या पशुपालन में देखभाल और प्रबंधन। अब देखभाल और प्रबंधन के चरण क्या है, उनमें क्या क्या करना पड़ता है। तो उस देखभाल और प्रबंधन में एक तो पशु की देखभाल करनी है हमें, केयर, उनका पोषण, फीडिंग करनी है, उनको प्रजनन से अच्छी वैरायटीज डेवलप करनी है और रोगों से बचाव करना है। तो एनिमल हस्बेंड्री दूसरे शब्दों में पशुओं की पूर्ण देखभाल, उनका पोषण, उनका प्रजनन और उनका रोगों से बचाव है। यानी कि पशुपालन यानी कि एनिमल हस्बेंड्री में हमें पशुओं की देखभाल करनी होती है, उनका पोषण करना होता है, उनका प्रजनन कराना होता है और उनको रोगों से बचाना होता है। तो यानी कि कृषि विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम पालतू पशुओं की पूर्ण देखभाल करते हैं, उनको पोषण देते हैं, उनका प्रजनन कराते हैं और उनको रोगों से बचाते हैं, क्या कहलाती है, एनिमल हस्बेंड्री यानी कि पशुपालन कहलाती है। अब यहां पर वर्ड यूज हुआ पशुधन। अब पशुधन का मतलब क्या है कि पशुधन यानी कि लाइफ स्टॉक का मतलब क्या है कि मनुष्य के लाभ के लिए, खास बात क्या है, मनुष्य के लाभ के लिए पाले गए पालतू पशु, विशेष रूप से फार्म जंतुओं को सामूहिक रूप से लाइफ स्टॉक या पशुधन कहते हैं। इसे भी हम 2-3 टुकड़ों में तोड़ के याद रखेंगे कि मनुष्य के लाभ के लिए पाले गए पालतू पशु, विशेष रूप से कौन से, फार्म एनिमल्स, फार्म जंतु जो फार्म्स पर पाले जाते हैं, उनको सामूहिक रूप से हम क्या बोलते हैं, पशुधन कहते हैं। और इसके अंतर्गत भेड़, बकरी, गाय, भैंस, ऊंट, सुअर, घोड़ा आदि आते हैं। अब जो पशुधन होता है यानी कि लाइफ स्टॉक होता है, उसमें जो संपूर्ण विश्व का पशुधन है वो चाइना और भारत में, भारत और चाइना में उसका 70% पाया जाता है। पूरे वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड की जनसंख्या का लगभग आधा भाग भारत और चाइना में होता है और लेकिन पशुधन का 70% भाग भारत और चाइना में है। लेकिन जो फार्म में उत्पादन होता है उसमें उनका योगदान मात्र 25% होता है। इससे क्या सिद्ध होता है कि जो भारत और चाइना में जो पशुधन है उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं वो कम हो पाते हैं, जबकि विश्व के अन्य भागों में केवल 30% पशुधन है, लेकिन उनका जो योगदान है फार्म उत्पादों में वो 75% है। यानी कि भारत और चाइना में जो पशुधन है उनसे फार्म उत्पाद प्राप्त होते समय उनमें उत्पादन कम होता है, लेकिन विश्व में उत्पादन ज़्यादा होता है। इसी को बढ़ाना होता है फार्म मैनेजमेंट में, डेयरी फार्म मैनेजमेंट में और अन्य मैनेजमेंट्स में। अब जो पशुधन है तो पशुधन को 5 प्रकार के एनिमल्स में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 दुधारू पशु, नंबर 2 भारवाही पशु, नंबर 3 अंडे एवं मांस प्रदान करने वाले पशु, नंबर 4 बाल और चमड़ा देने वाले पशु और नंबर 5 अन्य उत्पाद प्रदान करने वाले पशु। तो सबसे पहले दुधारू पशु, जिन्हें हम मिल्क एनिमल बोलते हैं, वे एनिमल्स जिनका प्रयोग मुख्यतः दूध के लिए या दूध प्राप्त करने के लिए किया जाता है, हम उन्हें मिल्क एनिमल यानी कि दुधारू पशु बोलते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट है इनमें गाय, भैंस, बकरी और याक। पर्वतीय क्षेत्रों में, पहाड़ी क्षेत्रों में याक का प्रयोग किया जाता है दूध के लिए, क्योंकि वहाँ पर गाय भैंस कम होती हैं। दूसरे हैं भारवाही पशु यानी कि ड्रॉट एनिमल्स। इनका प्रयोग विभिन्न कार्य को संपन्न कराने में होता है, यानी कि इनका मुख्य यूज सामान ढोना, कोई और कामों को संपन्न कराना होता है। दूध के लिए इनका प्रयोग नहीं होता। मुख्यतः इनका प्रयोग किसका होता है, चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में या किसी अन्य कार्य करने में होता है। जैसे बैल है, भैंसों मतलब
एक जगह से दूसरी जगह तक चीज़ों को ले जाना, ऊँट है, घोड़ा है, गधा है, खच्चर है, ये मुख्यतः इनका प्रयोग चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने में या किसी अन्य कार्य में कराया जाता है। खेती में भी यूज़ हो जाता है इनका। अब तीसरे हैं अंडे एवं मांस प्रदान करने वाले, यानी कि एग्स एंड मीट प्रोवाइडिंग एनिमल्स। इनमें मुख्यतः पोल्ट्री बर्ड्स, मुर्गी, बत्तख, बकरी, भेड़, मछली आदि आती है। इसके बाद बाल और चमड़ा देने वाले, अब हेयर एंड हाइड प्रोवाइडिंग जो एनिमल्स हैं, इनसे इनके हेयर और चमड़ा यानी कि इनकी स्किन जो होती है, जिसे हम हाइड बोलते हैं, उसका प्रयोग विभिन्न कार्यों में किया जाता है। जैसे बालों का प्रयोग ब्रश बनाने में होता है, चमड़े का प्रयोग बैग्स बनाने में, जूते बनाने में और बहुत सारे आर्टिकल्स बनाने में होता है। तो इसमें भेड़, बकरी, खरगोश, भैंस, सूअर आदि आते हैं जिनसे हेयर और हाइड प्राप्त होते हैं। और लास्ट है अन्य उत्पादन, यानी कि अदर प्रोडक्ट्स, जैसे मधुमक्खी, जिससे हमें शहद और मोम प्राप्त होता है, रेशम के कीट से हमें रेशम और लाख के कीट से हमें लाख प्राप्त होता है। तो ये अन्य जंतु हैं जिनका प्रयोग इनसे कुछ अलग होता है। फार्म तथा फार्म पशुओं का प्रबंधन। यानी कि मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड फार्म एनिमल्स। अब खाद्य उत्पादनों में प्रभावशाली वृद्धि करने के लिए कृषि की अन्य शाखाओं की तरह पशुपालन पर भी विशेष जोर देना चाहिए। उसके अंदर विभिन्न नई टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करना चाहिए, विज्ञान की, वाणिज्य की नई नई तकनीक्स का यूज़ करना चाहिए, जिससे जो खाद्य पदार्थ हैं या जो हमारे लिए आवश्यक चीज़ें हैं वो ज़्यादा मात्रा में प्राप्त हो सके। और पशु प्रबंधन के जो नए नए तरीके हैं हमें उसको समझकर उनको यूज़ करना चाहिए, और यूज़ करके हमारे जो पोषक पदार्थ हैं या हमारे भोज्य पदार्थ हैं उनको उनसे अधिक मात्रा में, अधिक गुणवत्ता वाला प्राप्त करना चाहिए। साथ ही जो आवश्यकता अनुसार उनकी पोषक संतुलित या पोषण के लिए जो संतुलित आहार होना चाहिए, उनको पोषण प्रदान करने के लिए उसके बारे में हमें साइंटिफिकली ज्ञात होना चाहिए। हमें कितना उसको भोजन कराना ये ज्ञात होना चाहिए, और यही सब हमें फार्म प्रबंधन में पढ़ना होता है कि उनको हम किस प्रकार से मैनेज करेंगे। अब इसमें सबसे पहले हमें डेयरी फार्म प्रबंधन यानी कि डेयरी फार्म मैनेजमेंट पढ़ना है। डेयरी फार्म मैनेजमेंट यानी कि डेयरी फार्म प्रबंधन। जो दूध है और दूध के जो उत्पाद हैं उनका जो उत्पादन होता है वो दुधारू पशुओं से होता है। अभी हमने पढ़े दुधारू पशु कौन होते हैं, जिनसे हम दूध प्राप्त करते हैं, जिनका उपयोग हम या जिनको हम केवल दूध को प्राप्त करने के लिए उनको पालते हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं, दुधारू पशु बोलते हैं। तो दुधारू पशुओं का जो प्रबंधन होता है उनको हम क्या बोलते हैं, डेयरिंग बोलते हैं। DAIRING, डेयरिंग। यानी कि दूध और दूध उत्पादन के लिए जो दुधारू पशुओं का जो प्रबंधन है, उनको पालना है, उनका मैनेजमेंट है, उनको हम क्या बोलते हैं, डेयरी उद्योग या डेयरिंग। डेयरी उद्योग या डेयरिंग बोलते हैं। और डेयरी उद्योग में जो भैंस और गाय होते हैं वो प्रमुख मिल्च एनिमल्स हैं, यानी कि दुधारू पशु। यानी कि जो डेयरी में जो यूज़ होने वाले एनिमल है वो है काऊ यानी कि गाय, और बफेलो यानी कि भैंस। अब जो गाय और भैंस हैं
इनका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो काफ़ी सिमिलर है। जो गाय का जो जंतु वैज्ञानिक नाम होता है बॉस इंडिकस, बॉस इंडिकस, जबकि इसका नाम होता है बॉस बुलबालिस। यानी कि जो भैंस है उसका जो जंतु वैज्ञानिक नाम है वो है बॉस बुबालिस, बुबालिस, बॉस बुबालिस। जो काऊ होता है, काऊ को गौवंश बोलते हैं, और गौवंश में बछड़े, बछिया यानी कि गाय के बच्चे, बैल, बुल यानी कि सांड आदि आते हैं। जो गाय और भैंस है उनके दूध का उत्पादन करने के लिए उनका हम डेयरी में मैनेजमेंट करते हैं, अर्थात उन्हें हम पालते हैं। तो जो डेयरी मैनेजमेंट है या जो डेयरी का जो फार्मिंग है, यानी कि डेयरी फार्मिंग बोलते हैं जिसको हम, उसको करने के लिए जो प्रमुख बिंदु हैं वो सबसे पहले क्या होना चाहिए कि उच्च उत्पादन क्षमता वाले अच्छी नस्ल का चयन करना चाहिए। यानी कि हमें ऐसी गाय और भैंस का चयन करना चाहिए जो उच्च उत्पादन क्षमता वाली हो, अर्थात वो अधिक दूध देती हो और उसकी अच्छी नस्ल हो, उसकी दूध की क्वालिटी भी अच्छी हो, उसमें जो लिपिड कंटेंट है वो आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। दूसरा, नस्ल रोग प्रतिरोधक होनी चाहिए। जितने भी हम मैनेजमेंट पढ़ेंगे उन सब में, चाहे वो प्लांट की हो चाहे वो एनिमल की, इनमें लगभग ये दो गुण अक्सर हम देखते हैं कि ये दो गुण हमेशा हम उसमें यूज़ करते हैं कि सबसे पहले कि उसकी उत्पादकता ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि जो भी वो चीज़ प्राप्त करा रहा है हमें वो ज़्यादा होना चाहिए, यानी कि उसकी उत्पादन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए, प्लस उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। और दूसरा, वो रोग प्रतिरोधक होना चाहिए, क्योंकि अगर रोग प्रतिरोधक नहीं होगा तो वो डिजीज्ड हो जाएगा, रोगी हो जाएगा और उसकी क्वालिटी भी खराब हो जाएगी, उसकी डेथ भी हो सकती है। तीसरा, कैटल्स के लिए घर और समुचित जल की व्यवस्था होनी चाहिए। जहां वो रहते हैं वो हवादार होना चाहिए, साफ सफाई का विशेष ध्यान होना चाहिए। यानी कि जहां पर वो रहते हैं उनका घर, उनका स्थान अच्छा होना चाहिए, पर्याप्त वहां पर जल होना चाहिए, जल की निकासी अच्छी होनी चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए और रोग मुक्त कंडीशंस होनी चाहिए। चौथा, पशुओं का जो भोजन कराने का तरीका है वो वैज्ञानिक होना चाहिए। विशेष रूप से उस भोजन की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए और पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए। जितना उसको आवश्यकता हो उतना मिलना चाहिए, ना कम खाना मिलना चाहिए, ना ही जरूरत से ज़्यादा मिलना चाहिए। अर्थात वैज्ञानिक तरीके से हमें ये ज्ञात करना पड़ता है कि उस पर्टिकुलर एनिमल को, चाहे वो गाय है, भैंस है, कोई भी एनिमल जो हमने पाला है, उसको क्या क्या खाना हमें देना चाहिए, उसमें क्या क्या कंपोनेंट होने चाहिए और उन कंपोनेंट्स की क्या क्या मात्रा होनी चाहिए। जरूरत से ज़्यादा और जरूरत से कम दोनों खाना नुकसान करता है। इसके बाद पशु चिकित्सक की लगातार विजिट होनी चाहिए हर 15-20 दिन में, जिससे रोग की प्रारंभिक दिशा में, प्रारंभिक स्टेज में ही उस रोग को पहचाना जा सके एनिमल में, और उसका निदान, उसका उपचार आसानी से समय से पहले किया जा सके, जिससे उसको नुकसान कम से कम पहले। इसके अलावा जो दूध धोने वाला व्यक्ति है, अर्थात जो उनके संपर्क में आने वाला व्यक्ति है, वो स्वस्थ होना चाहिए, उसमें कोई रोग नहीं होना चाहिए और उसमें पर्सनल हाइजीन यानी कि अपनी पर्सनल व्यक्तिगत स्वच्छता भी होनी चाहिए, वो स्वच्छ रहना चाहिए। अन्यथा डिजीज़ जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म है वो उससे भैंसों में या गायों में या किसी भी एनिमल में आसानी से पहुंच सकते हैं। तो मेन बातें हैं सबसे पहले कि एक तो उत्पादन क्षमता ज़्यादा होनी चाहिए गाय भैंस जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, रोग प्रतिरोधक होना चाहिए, घर अच्छा होना चाहिए, रहना चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए, पर्सनल हाइजीन होनी चाहिए व्यक्ति की, वेटनरी डॉक्टर की लगातार विजिट होनी चाहिए समय समय पर, जिससे रोग को पहचाना जा सके, और खाना जो है उनका वैज्ञानिक तरीके से देना चाहिए, जरूरत से ज़्यादा जरूरत से कम खाना नहीं देना चाहिए, और पर्सनल और जो पूरी हाइजीनिक कंडीशन है उनको मेंटेन रखना चाहिए। पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट, कुक्कुट फार्म प्रबंधन।
कुक्कुट फार्म प्रबंधन। कुक्कुट जो है, कुक्कुट आदि का एक वर्ग है जिसका हम प्रयोग मुख्यतः भोजन के लिए किए हैं, लेकिन इनका प्रयोग अंडों को प्राप्त करने के लिए भी किया था। अर्थात इनका जो मुख्य प्रयोग है वो है भोजन। इनको हम भोजन के लिए पालते हैं, लेकिन इसके साथ साथ इनसे एग्स यानी कि अंडे भी प्राप्त होते हैं। और इसमें जो पोल्ट्री बर्ड है या पोल्ट्री के लिए जो एनिमल यूज़ होते हैं वो मुख्यतः क्या होती है, मुर्गी या मुर्गा यानी कि फाउल बोलते हैं, और बत्तख यानी कि फाउल एंड बत्तख। फाउल का मतलब है मुर्गा या मुर्गी, दोनों के लिए वर्ड लगाते हैं फाउल। अब जो इनमें मुख्यतः फाउल होते हैं यानी कि मुर्गा या मुर्गी और बत्तख होते हैं, लेकिन इसके अलावा टर्की और गीज़ भी इसमें शामिल होते हैं। बहुधा अक्सर क्या होता है, जो कुक्कुट है यानी कि पोल्ट्री है, वो पोल्ट्री शब्द का प्रयोग केवल इन पक्षियों के मांस के लिए लगाया जाता है। तो पोल्ट्री का मतलब क्या है, मांस, इन जंतुओं का, यानी कि इन बर्ड्स का जो मांस है वो उसके लिए लगाते हैं, इन जंतुओं के मांस के लिए लगाते हैं, लेकिन अन्य जंतुओं का मांस भी इसमें सम्मिलित हो जाता है। अब मुर्गियों से संबंधित कुछ टर्म्स हमें पता होने चाहिए कि मुर्गियों का जो जीवन का प्रथम चरण होता है, तो सबसे पहले जो छोटे चूजे होते हैं हम उन्हें क्या बोलते हैं, ग्रोअर्स बोलते हैं। ग्रोअर्स चूजे, यानी कि जो छोटा बच्चा होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, ग्रोअर्स बोलते हैं, क्योंकि वो ग्रो कर रहे हैं। इसके बाद दूसरा जो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए कि मुर्गियों के जीवन का प्रथम चरण अर्थात लैंगिक परिपक्वता तक का समय वर्धन काल कहलाता है। वर्धन काल यानी कि ग्रोइंग पीरियड। तो ग्रोइंग पीरियड यानी कि वर्धन काल का मतलब क्या है कि मुर्गियों के जीवन का प्रथम चरण यानी कि फाउल्स के जीवन का प्रथम चरण, दैट इज, अर्थात इसका मतलब क्या है कि प्रथम चरण से मतलब क्या है कि जो लैंगिक परिपक्वता तक का समय होता है, यानी कि जो छोटे बच्चों से जब वो लैंगिक रूप से परिपक्वता तक का समय क्या कहलाता है, वर्धन काल या ग्रोइंग पीरियड, यानी कि जब वो छोटे बच्चे से लेकर वह समय जब वो छोटा था, उस छोटे बच्चे के लैंगिक परिपक्व रूप से अंडे देने तक, जब वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाती है, उस तक का जो समय होता है, यानी कि बचपन से लेकर उसके लैंगिक रूप से परिपक्व होने तक का जो समय होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, वर्धन पीरियड बोलते हैं, यानी कि ग्रोइंग पीरियड यानी कि वर्धन काल बोलते हैं। इसके बाद अब वो यंग होंगे यानी कि जो युवा होंगे, तो युवा नर मुर्गे को, तो युवा नर मुर्गा, जो युवा नर मुर्गा होता है हम उसे क्या बोलते हैं, कॉकरेल्स बोलते हैं। कॉकरेल्स और शॉर्ट में कॉक बोल देते हैं। वैसे इसका नाम है कॉकरेल्स, लेकिन शॉर्ट में हम इसको क्या बोलते हैं, आम भाषा में कॉकरेल्स होता है, लेकिन शॉर्ट में हम क्या बोलते थे, कॉक बोल देते हैं। लेकिन जो परिपक्व हो जाता है फाउल, उसे हम बोलते हैं रूस्टर्स। ये है युवा नर और ये है परिपक्व नर। तो परिपक्व नर के लिए वर्ड क्या लगाते हैं, रूस्टर्स, जबकि युवा नर के लिए कॉकरेल्स यानी कि शॉर्ट में कॉक बोल देते हैं। अब
लैंगिक परिपक्वता से अंडे देते रहने तक की समय अवधि लेइंग पीरियड कहलाती है। लेइंग पीरियड यानी कि लेइंग पीरियड। तो एग देने को बोलते हैं हम लेइंग द एग। तो लैंगिक परिपक्व होने से, लैंगिक परिपक्वता से अंडे देते रहने तक का समय, यानी कि लैंगिक रूप से परिपक्व होने से, जब वो लैंगिक रूप से परिपक्व हो गई एग हैन, तो उससे वो कब तक एग देती रहेगी, उस समय को हम क्या बोलते हैं? लेइंग पीरियड बोलते हैं। अर्थात वो समय अंतराल जो जब तक वो एग देती रहती है, तब हम उसे क्या बोलते हैं? लेइंग पीरियड बोलते हैं। अब दो तरह के फाउल्स होते हैं या हैंस होती हैं। एक को हम ब्रोलर्स बोलते हैं, एक को हम लेयर्स बोलते हैं। जो अंडे देने वाली मुर्गी होती हैं, तो लेइंग पीरियड से याद हमें कैसे रखना है कि लेइंग पीरियड कहाँ है? लेइंग पीरियड का मतलब एग देना। तो जो अंडों के लिए पाली जाती हैं, यानी कि जो हैन अंडों के लिए पाली जाती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? लेयर्स। लेकिन जो मीट के लिए, यानी कि मांस के लिए पाली जाती हैं, हम उन्हें क्या बोलते हैं? ब्राउलर्स। ब्राउलर्स। तो जो एग्स एक्सक्लूसिवली एग के लिए पाली जाती हैं, हम उन्हें बोलते हैं लेयर्स, और जो मीट के लिए पाली जाती हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? ब्राउलर्स। और इनका खाना भी अलग होता है, और ब्राउलर्स को ऐसा खाना दिया जाता है जिससे उन पर फैट ज़्यादा चढ़े और उनका वेट ज़्यादा हो, उनमें फ्लैश ज़्यादा बने, उनमें मीट ज़्यादा बने, जबकि इनमें ऐसी चीज़ें दी जाती हैं जिनसे वो एग प्रोडक्शन ज़्यादा कर सके। अब पोल्ट्री में दो प्रकार की नस्लें बेसिकली यूज़ होती हैं। अब पोल्ट्री में या जो हैन है, कुकुट है, उनकी जो नस्लें हैं, बेसिकली तीन प्रकार की होती हैं। देशी यानी कि इंडिजिनस, और विदेशी यानी कि एक्सोटिक, और संकर यानी कि हाइब्रिड। तो जो देसी हैं, जिन्हें हम इंडिजीनस बोलते हैं, तो उनका ओरिजिन हमारे देश में हुआ होता है, इसलिए वो देसी कहलाती हैं। जबकि जिनका ओरिजिन बाहर का होता है, हम उसे विदेशी बोलते हैं। और जो संकरण करा के प्राप्त की जाती है, उन्हें हम संकर या हाइब्रिड बोलते हैं। सबसे पहले इसकी जो एग्जाम्पल हैं देसी के, वो है असेल। असेल असील जो है वो बेस्ट गेम बर्ड होती है। अर्थात उसका यूज़ पहले ज़माने में तो ज़्यादा होता था, अब तो बहुत कम होता है। कॉक फाइटिंग में होता है, मुर्गों को लड़ाया जाता, उस पर बैट लगाई जाती, शर्त लगाई जाती थी। तो वो जो लड़ने वाली बर्ड्स होती हैं, वो कौन सी होती है? असेल से होती है, असेल होती हैं। इसके अलावा चटगांव, टाइटर, बसरा, टाइटर, बसरा, चटगांव, ये इंडिजीनस यानी कि देसी बर्ड्स हैं। और इसके अलावा टेनिस भी
इंडिजीनस यानी कि देसी नस्ल है, ब्रीड है। इसके बाद विदेशी नस्ल यानी कि एक्सोटिक ब्रीड्स में वाइट लेगहॉर्न जो होता है एक एक्सोटिक ब्रीड है, बाहर की ब्रीड है। इसके अलावा ससेक्स, न्यू हैम्पशायर आदि जो ब्रीड्स है वो कैसी है, विदेशी हैं यानी कि एक्सोटिक है। संकर ब्रीड जो हाइब्रिडाइजेशन से दो अलग अलग जीनोटाइप के ऑर्गेनिजम्स को क्रॉस करके बनाई जाती है, हम उन्हें क्या बोलते हैं, संकर यानी कि हाइब्रिडाइज बोलते हैं। HH260 इसका एग्जाम्पल है, HH260। इसके अलावा दो और एग्जाम्पल है जो है IBL80 और IBL80 के अलावा B77 जो होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल है। और ये हाई यील्डिंग वैरायटी होती है जिसका यूज़ आजकल बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि ये एक साल में 260 एग्स के आसपास एग्स देती है, इसलिए इसका नाम HH260 है। इसके बाद पोल्ट्री फार्म प्रबंधन भी डेयरी फार्म मैनेजमेंट की तरह ही होता है। बहुत सारी बातें इसमें कॉमन होती हैं जो हमने डेयरी फार्म मैनेजमेंट में पढ़ी, कि सबसे पहले कि रोग मुक्त बर्ड्स लेनी चाहिए हमें, जिसमें रोग ना हो। इसके अलावा उच्च उत्पादन क्षमता वाली होनी चाहिए। अगर हम एग की बात करें तो वो ज़्यादा एग प्रोड्यूस करने वाली होनी चाहिए, और अगर हम मीट के लिए यूज़ करना चाहें तो उसमें ज़्यादा मीट प्रोड्यूस करने की क्षमता होनी चाहिए। तो दोनों पॉइंट सेम है कि वो उच्च उत्पादन क्षमता वाली होनी चाहिए, वो रोग मुक्त होनी चाहिए यानी कि डिजीज़ रेजिस्टेंट टाइप की होनी चाहिए। तीसरा, जहाँ वो रहती हैं उनका स्थान हवादार होना चाहिए, सुरक्षित होना चाहिए, और हवादार के साथ साथ उनको जल की व्यवस्था भी पर्याप्त होनी चाहिए। इसके अलावा उसको पर्याप्त मात्रा में भोजन उपलब्ध होना चाहिए, और भोजन ऐसा होना चाहिए जो उसकी आवश्यकता के अनुसार होना चाहिए। यानी कि अगर ब्राउलर है तो ब्राउलर के हिसाब से उसे भोजन मिलना चाहिए, और अगर वो लेयर है तो लेयर के हिसाब से भोजन मिलना चाहिए। इसके अलावा बर्ड्स की साफ़ सफाई का विशेष योगदान होना चाहिए, विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि बर्ड्स में बर्ड्स फ्लू जैसे जो रोग होते हैं वो साफ़ सफाई ना होने के कारण एक्सक्रीटा से या स्राव से पहुँचते हैं। इसके बाद पोल्ट्री बर्ड्स में जो यूज़ होने वाली या होने वाली कुछ प्रमुख डिजीज़ हैं वो है रानीखेत और बर्ड फ्लू। ये दो मेन डिजीज़ है जो पोल्ट्री बर्ड्स में होती है, और रानीखेत जो है विषाणु रोग है, यानी कि ये वायरस से होता है, और इसमें श्वसन तंत्र प्रभावित होता है, यानी कि इसमें बर्ड का रेस्पिरेटरी तंत्र विकसित होता है और संक्रमित होता है, और इसमें खांसी और छींक जो होते हैं इसके प्रमुख लक्षण हैं, यानी कि फ्लू जो हमारा जुकाम जैसा है। बर्ड फ्लू, इसको हम एवियन फ्लू भी बोलते हैं, क्योंकि एव्स जो होते हैं वो बर्ड्स के लगाते हैं, तो इसका दूसरा नाम है एवियन फ्लू। और ये सबसे प्रमुख रोग है जो बर्ड्स में होता है, जो सबसे खतरनाक भी होता है, और ये H5N1 वायरस से होता है। ये वायरस बर्ड्स को नॉर्मली संक्रमित करता है, लेकिन एनिमल्स हम यानी कि हम में ह्यूमंस को संक्रमित नहीं करता, लेकिन कभी कभी ये मनुष्य को भी संक्रमित कर देता है। और ये रोग कब फैलता है कि जब कोई व्यक्ति संक्रमित बर्ड के डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है, सीधे संपर्क में आता है। इसके अलावा यह रोग मनुष्य जो बर्ड है उसकी मल यानी कि फीसिस से, और उसके नाक, आँख आदि के सिक्रीशन से, स्राव से भी फैल सकता है। अब इससे बचाव कैसा होना चाहिए कि जो इन्फेक्टेड बर्ड्स हैं, संक्रमित बर्ड्स हैं, उनके डायरेक्ट कांटेक्ट से बचना चाहिए। उनके मल और उनके स्राव को दबा देना चाहिए, जिससे वो और बर्ड्स या मनुष्य के संपर्क में ना आए। संक्रमित बर्ड्स को दबा देना चाहिए, मरी हुई बर्ड्स को, या उनको जला देना चाहिए। और साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, पर्सनल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए, और बर्ड्स की और जो बर्ड्स जहाँ रह रही हैं वहाँ उनकी साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, जिससे
और एक इन्फेक्टेड बर्ड अगर हो जाती है तो वो दूसरी इन्फेक्टेड बर्ड के संपर्क में नहीं आनी चाहिए, उसको अलग रखना चाहिए और उसके मरने के बाद उसको अलग से दबा देना चाहिए, अलग से जला देना चाहिए। ये 4 प्रमुख प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जिनसे हम रोग से बच सकते हैं कि संक्रमित बर्ड्स के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना है। जो संक्रमित बर्ड्स हैं उनको सामान्य बर्ड से पृथक रखना है, उनके मल और अन्य सिक्रीशंस को दबा देना है और मरी हुई बर्ड को दबा देना है या उसको जला देना है, जिससे उनका जो वायरस है, उनका डिजीज कॉजिंग जो ऑर्गेनिज्म है वो दूसरे बर्ड्स के संपर्क में ना आए, दूसरे एनिमल्स के संपर्क में ना आए, मनुष्य के संपर्क में न आए। आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।